अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट तो हमारे जहनों में होता है, खासतौर पे एसिड्स के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। बेसिस ज़रा शायद थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें मोस्टली जब हम देखते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द बेसिस की उस तरह की एग्जांपल्स नज़र नहीं आती जिस तरह की एग्जांपल्स हमें एसिड्स की नज़र आती हैं। अब एसिड्स के साथ हम फेमिलियर हैं क्योंकि कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारे फूड का में शामिल होते हैं। जैसे हम विनेगर यूज़ करते हैं तो विनेगर में एसिटिक एसिड है। हम सिट्रस फ्रूट्स यूज़ करते हैं और उसमें सिट्रिक एसिड होता है। फिर हमें ये भी पता है कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और खुदा ना खास्ता अगर वो किसी तरह से भी हमारी स्किन के साथ टच हो जाएं तो वो स्किन को जला देते हैं। पेपर पे टच हो जाएं तो पेपर को जला देंगे, या क्लोथ्स को टच करेंगे तो क्लोथ्स को जला देंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर एसिड्स जो हमारे कॉन्सेप्ट में हमारे जहनों में इनका बारे में कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सॉल्ट की जब बात आती है तो फौरी तौर पे हमारे पास टेबल सॉल्ट हमारे जहन में आता है जो कि सोडियम क्लोराइड है, लेकिन देर आर मैनी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट। तो हमने देखना है कि सोडियम क्लोराइड इज ओनली वन एग्जांपल आउट ऑफ वेरियस डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट, and those different salts are also included in our daily routine, like हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ऑल्सो सॉल्ट। हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं वेरियस फॉर्म्स में, जैसे चाक है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मार्बल है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी सॉल्ट है। और इसी तरह से हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, वो भी सॉल्ट है सोडियम का। तो वी आर हैविंग डिफरेंट सॉल्ट्स, लेकिन चूंकि जहन पे सॉल्ट के नाम से आता सोडियम क्लोराइड है तो इसलिए हम अक्सर सॉल्ट जो है वहीं पर सोच के ख़त्म कर देते हैं कि यही सॉल्ट है। बेसिस के बारे में अलबत्ता थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, लेकिन मैं आपको बेसिस के हवाले से ये बता सकती हूँ कि जैसे हमारे कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक नेचर की तरफ जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं रूटीन लाइफ में। जैसे आपने सुना होगा कि जब एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है किसी को, स्टमक एसिडिटी का, तो उसको ये कहा जाता है कि वो जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा सा ले लें। तो इस बेकिंग सोडा जो है वैसे तो वो सॉल्ट है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक टच आ जाता है, वो हम सॉल्ट में जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। या फिर हमारे पास सोप्स हैं जो कि हमारे पास बेसिस की एडिशन से बन रहे होते हैं। फिर हमारे पास स्टमक एसिडिटी के लिए ही शायद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने घर में वाइट कलर की बॉटल देखी होगी मेडिसिन की, और वो जो है वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसमें मैग्नीशियम का जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। सो दीज आर द थिंग्स which are which are present around us, which we use in our daily life, and they either belong to acids, bases or the salts। अच्छा, फिर आप लोगों ने छोटे क्लासेस में ही एसिड बेसिस और सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आप कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपने 8th क्लास में ही लिटमस पेपर का टेस्ट पढ़े होंगे कि लिटमस पेपर जो है वो दो तरह के आपने देखे हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, और दोनों का एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट तरह का वो मटेरियल शो करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस असल में क्या हैं और हमारी लाइफ में ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और अब हम एक केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस देखेंगे जिससे हम एसिड्स को डिफाइन कर सकें, बेसिस को डिफाइन कर सकें और सॉल्ट्स को डिफाइन कर सकें। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और सबसे पहले आपके पास टेबल 10.1 है जिसमें एसिड्स और बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। जैसे टेस्ट, एसिड का टेस्ट सॉर होता है,
बेस का टेस्ट बिटर होता है। जैसे आप लोग विनेगर यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड, तो वो खट्टा होता है, या आप सिट्रस फ्रूट्स यूज़ करते हैं जैसे ऑरेंजेस यूज़ करें या लेमन यूज़ करें जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो वो भी आपको सॉर टेस्ट का पता चल जाएगा। फिर है लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट जो है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड मीडियम में रेड हो जाएगा लेकिन बेस में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा, जबकि रेड लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में रेड ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन बेसिक मीडियम में वो ब्लू हो जाएगा। स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है, एसिड का इफेक्ट कोरोसिव होता है, मतलब टोटल बर्निंग अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और बेस जो है वो भी स्किन टिश्यूज को हार्म के लिए हार्मफुल होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो एसिड्स के सॉल्यूशंस जो हैं एक्वस मीडियम में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, इसी तरह बेसिस भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं इन एक्वस मीडियम, मतलब वाटर के साथ अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो उनमें से करंट पास हो सकता है। फिर हमारे पास ये जो हम एसिड्स और बेसिस की बात करते हैं तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एसिड्स और बेसिस के बारे में अपने अपने थियरीज पेश की हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, एंड दे आर वेरी some of those concepts are very famous concepts, और हम वो सब के सब concepts जो हैं हम अब अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। So the first concept is the Arrhenius concept. Arrhenius concept acid और basis के बारे में क्या है? An acid is a substance that ionizes in water to produce hydrogen ion, and a base is a substance that ionizes in water to produce hydroxyl ion. ये जो Arrhenius concept है ना 10th क्लास, आपके पास इसकी ये जो स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट को इसी तरह से याद करना है, और जब नॉर्मली आपसे एसिड या बेस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम मोस्टली आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की ही जो डेफिनेशन है वही यूज कर रहे होते हैं, और उसी के से हम अपना आंसर करते हैं दैट एसिड हैज समथिंग व्हिच हैज द एबिलिटी to produce hydrogen ion in aqueous solution, and base is something that can produce hydroxyl ion in aqueous solution. Like you can see कि आपके पास suppose HCl, और हम देखते हैं कि अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें H2O में तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन, और दूसरा आयन जो इसमें है वो क्लोराइड आयन है, ठीक है। फिर बेस इज समथिंग लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको वाटर में डिसॉल्व कर लो, बेस इज समथिंग विच विल प्रोड्यूस hydroxyl ion, this one, this is called hydroxyl ion in aqueous medium, so that is a base. अब this is very generalized definition of acid and base, और आपने इस definition को याद रखना है कि acid को क्या चीज होगी जो कि aqueous medium में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और बेस वो चीज होगी जो कि aqueous medium में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। अब इस डेफिनेशन को लेते हुए आप हर उस चीज को एसिड कहेंगे जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जैसे H2SO4 आप ले लो और इसे वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, ठीक है। इसमें दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, सो इट विल प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, आप ले लो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, so this is an acid, this is a base। आप ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम आयन, प्लस इसके साथ होल ट्वाइस है तो इट विल प्रोड्यूस 2 हाइड्रोक्सिल आयन एंड सो ऑन। तो आपको अगर आ जाए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आ जाए एसिड और बेसिस के लिए कि आपने उसके ऊपर एक नोट लिखना है,
तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें कि एसिड की हेडिंग दोगे, एसिड की डेफिनेशन लिखोगे, बेस की हेडिंग दोगे, बेस की डेफिनेशन लिखोगे, और फिर हर एक के साथ आप कुछ एग्जांपल्स कोट कर लोगे जैसे मैंने यहाँ लिखी हैं और आपकी बुक में भी इंक्लूडेड हैं। फिर अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आपके पास टेबल 2 में कुछ कॉमन एसिड्स और बेसिस के नेम्स, उनके फॉर्मूलाज और उनके कॉमन यूजेस लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। जैसे HCl is an acid and it is used for cleaning metals, bricks and removing scale from boilers. फिर नाइट्रिक एसिड है HNO3, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, ड्रग, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स। एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एसिडुलेंट्स फॉर फूड। और फिर बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोप मेकिंग में, ड्रेन क्लीनर्स में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सोप मेकिंग में और शेविंग क्रीम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग मॉर्टर, प्लास्टर्स एंड सीमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड एंड लैक्सेटिव। अच्छा, अब अगर कभी एक्सीडेंटली साबुन थोड़ा सा मुंह में चला जाए तो आपको एकदम से बिटर टेस्ट आता है, तो दैट बिटर टेस्ट इज, उसमें कुछ ना कुछ बेसिसिटी मौजूद होती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से उसका बिटर टेस्ट आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपसे एसिड और बेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाली ही डेफिनेशन बता रहे होते। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का, दैट इज द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आप इसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी पढ़ते हैं। नाउ दीज आर द नेम ऑफ टू डिफरेंट साइंटिस्ट। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर यानी दो मुख्तलिफ जगहों से बिलोंग करते थे और अपने अपने जगहों पर रहते हैं उन्होंने ये आइडियाज़ इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट किए एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट, जो कि चूँकि एक जैसे थे तो फिर उनको इकट्ठा कर लिया गया और इसीलिए जब हम नाम लेते हैं तो हम इसको इकट्ठा करके लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ वी कम टुवर्ड दिस कॉन्सेप्ट कि क्या है और ये भी चीज़ कि हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जैसे देखो, अगर आपके पास अमोनिया गैस हो NH3, आप इसको लिटमस पेपर ले लो, जैसे आप ले लो रेड लिटमस पेपर और उसको थोड़ा सा मॉइस्चन कर दो और उसको अमोनिया गैस के जार में ले जाओ। आप देखोगे कि जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, वो ब्लू हो जाएगा। अब रेड लिटमस पेपर ब्लू कब होता है? जब वो बेसिक मीडियम में होता है। और अगर आप अमोनिया का फॉर्मूला देखो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आर्हीनियस कि बेस इज समथिंग दैट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिलाइन इन एक्वस मीडियम। अमोनिया में तो कोई हाइड्रोक्सिलाइन है ही नहीं, तो लेकिन फिर भी ये जो टेंडेंसी शो कर रहा है ये बेसिक टेंडेंसी है, बेसिक फीचर शो कर रहा है। लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इवन दो कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, बट अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ अ बेस वी कैन नॉट डिफाइन इट। हम उसको उस डेफिनेशन में लेकर नहीं आ सकते। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से ये फील हुआ कि जो कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉट वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मटेरियल। आप हर तरह के मटेरियल को, जिनमें से बाज एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, बाज बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, लेकिन जो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता। जो बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं उनमें से बाज में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, जैसे कि अमोनिया में नहीं। तो हम उसको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। इस वजह से नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी इस तरह के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए। तो देखो, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट 1887 में आया और फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो 1923 में आया, ताकि जो ड्रॉबैक्स थे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में उनको कवर करने की कोशिश की लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में।
तो अब वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है क्या? नाउ लेट अस कम टू वर्स दिस कॉन्सेप्ट. According to this concept, an acid is a proton donor and base is a proton acceptor. लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या है कि एसिड इज any such species, any such chemical species that has the tendency to donate a proton. So it will be a proton donor, and a base is something that has the ability to accept proton. So anything that will be proton acceptor, that will be a base. So with this definition in our mind, we can write down some examples. Like if we take the example of HCl and we react it with water. So we will see that it will give its proton to water, and water will become H3O, and as it will accept proton, it will get positive charge on it. जबकि ये दो चीजें आपके पास बन जाएंगी. ठीक है, आपकी बुक में जिस तरह से बनाया हुआ है उसमें इनकी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सिचुएशन और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और दूसरी तरफ वाटर है, और आपको मालूम है कि वाटर में लोन पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो. So it will be converted into this form. एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया. इसके ऊपर ऑन द होल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि क्लोराइड जो है ये जो इसका इलेक्ट्रॉन वो क्या है जो ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो वो एज अ प्रोटॉन रिमूव हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी इसके पास छोड़ के जाएगा. तो इस तरह से इसके साथ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट आई होप कि हाइड्रोजन will remove in the form of proton. मतलब अपना जो इसका हाइड्रोजन का आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसने यहाँ बॉन्डिंग में इस्तेमाल किया हुआ है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन को देके खुद यहाँ से अकेला प्रोटॉन की फॉर्म में H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में इसके पास जा रहा है. अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको डोनेट कर देगा. दिस इज द प्रोटॉन डोनर, दिस मॉलिक्यूल इज द प्रोटॉन डोनर एंड दिस इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर. इसने प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट किया कि इसने अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए हैं. इस तरह इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसको आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन, और ये पॉजिटिव चार्ज उस प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन की वजह से ही आया है. जबकि क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन, और इसके पास एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्डिंग में यूज हो रहा था, और एक इसने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ छोड़ कर गया है उसकी वजह से इसके ऊपर ऑन द होल नेगेटिव चार्ज आ गया है. So according to definition of Bronsted and Lowry, this is an acid because it is a proton donor, and water is a base because it is the proton acceptor. So this is an acid and this is a base. तो आप देख रहे हैं कि आप according to the Lowry Bronsted acid base concept, वाटर इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपके पास एज अ बेस काम कर रहा है, और HCl जो है दैट इज वर्किंग एज एन एसिड. अब मैं आपको एक और रिएक्शन यहीं पे बताती हूँ और फिर आप देखोगे कि वहां पे वाटर का रोल क्या है. आपके पास अमोनिया है NH3. अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमोनिया जो है
उसमें कोई हाइड्रोक्सिल लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास अमोनिया का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, and what will happen, it will take up a proton from water. ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के खुद यहाँ पर चला जाएगा इसके साथ। तो आपके पास ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब ओवरऑल इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ा है ऑक्सीजन के पास, और खुद एज अ प्रोटॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, आपको याद होना चाहिए ये बात समझने के लिए कि देखो हाइड्रोजन is that atom which has only one electron in its K shell and which is having only one proton in its nucleus, और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के मूव करता है, जिसको हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन आयन कह रहे थे, तो वो भी असल में प्रोटॉन ही था कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। यहाँ पर भी वो प्रोटॉन की फॉर्म में मूव कर रहा है, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो बाकी फिर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही बचता है, तो वो यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने उसको अकोमोडेट किया है अमोनिया में। अमोनिया में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज यू कैन सी हियर। तो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन के साथ शेयर कर रहा है, देखो यहाँ। तो आपके पास, लेकिन चूंकि इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन नहीं लाया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पूरी स्पीशीज के ऊपर आ जाएगा और आप इसे कहोगे कि ये अमोनियम आयन बन गया, और साथ में क्या बनेगा, साथ में हाइड्रोक्सल आयन बन जाएगा, क्योंकि OH के पास एक तो ये इलेक्ट्रॉन था जो इसने इसके साथ शेयर किया हुआ था, और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है। तो ओवरऑल इस पूरे पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, ठीक है। So according to again the definition of Florian-Bronsted, ammonia is a base because it is accepting a proton and water is an acid that is donating its proton, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दो रिएक्शंस हैं, दोनों में हमने वाटर इस्तेमाल किया है, लेकिन एक रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, जबकि दूसरे केस में इट इज एक्टिंग एज एन एसिड बिकॉज इट इज डोनेटिंग प्रोटॉन, ठीक है। सो सच सब्सटेंसेस 10th क्लास, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एज अ बेस काम करते हैं, और अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एज एन एसिड काम करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। सो वाटर इज द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस, कि जब आपने उसको एसिड के एनवायरनमेंट में यूज किया तो वो एज अ बेस काम करने लग गया, और जब आपने उसे बेस के एनवायरनमेंट में यूज किया तो वो एज एन एसिड काम करना शुरू हो गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है एम्फोटेरिक सब्सटेंस का, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, इवन दो कि आपकी बुक में वो ऐसा सच नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, आप टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं अपनी 9th क्लास में। तो वहां पर आपने ये देखा था कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये केस देखो, यहाँ पर से ये सिर्फ ऐसा प्रोटॉन यहाँ गया है अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के, इट हैज बीन मूव्ड ओवर हियर, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन
10th क्लास जो होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ किसी एक एटम ने दिए हैं, दूसरे एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शेयरिंग के लिए दिया। तो इस तरह की कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और आप इसको यूजुअली इस तरह शो करते हैं कि आप के पास, सॉरी यहाँ पर ये एरो यूं जाना चाहिए कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है, शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जब ये पूरी स्पीशीज बन जाती है तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप फाइंड आउट कर सकें कि किस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, वहां से जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके दरमियान में आप एरो हेड डालते हैं और वो शो करता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। कि एक सब्सटेंस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन दूसरे सब्सटेंस ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आए हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। के डेफिनेशंस के बाद आपने देखा कि आपके पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करते हैं, और दूसरा, और उनको आप एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और दूसरी चीज जो आपने देखी वो ये था कि आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती अगर आपके पास एक सब्सटेंस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसी दूसरे ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे एटम को जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयरिंग के लिए, लेकिन वो उसमें वेकेंट स्पेस जरूर मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन अपने पास शेयरिंग को देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाती है। पहली एग्जांपल में हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और दूसरी एग्जांपल में अमोनियम आयन में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है किसी एक हाइड्रोजन के साथ, जो कि नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यूज कर रहा है शेयरिंग के लिए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस, ये जो आपकी एग्जांपल है फर्स्ट HCl और वाटर की एग्जांपल, तो उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। विच सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन, तो एसिड इज डोनेटिंग प्रोटॉन, विच सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन, बेस इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, which substance is acid, HCl is acid, and which substance is a base, water is a base. So फिर आपके पास एग्जाम्पल 10.1 है, classify substances as acids or bases or as proton donor or proton acceptor according to the Lowry Bronsted acid base concept. पहले रिएक्शन में HCl plus water में HCl is donating proton and water is accepting it, so HCl is an acid, water is a base. Second case में ammonium ion is formed from the reaction of ammonia and water, so ammonia is accepting proton, it is a base, and water is donating it, so it is an acid. फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 है, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अब आप लोग खुद करें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। हमारा नेक्स्ट जो concept है that is the Lewis concept of acids and bases, and we will cover it in our next lecture inshallah. Till now, Allah Hafiz.